अच्छा पढ़ाएगा, तालीम याफ्ता बनाएगा, नेक बनाएगा, उनकी शादी करेगा, तो अल्लाह ने फरमाया कि वो जन्नत में मेरे साथ उंगलियां बताकर कितना करीब रहेगा मेरे साथ। अल्लाह भारत का कोई भी नागरिक कहता है मैं जाना चाहता, मुझे परमिशन तो मिल जाएगी, क्या दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। ये टाइमिंग क्यों, जब स्थिति जो है अनस्टेबल है। क्या अनस्टेबल है सर, नॉर्मल सिचुएशन में क्यों नहीं? क्या अनस्टेबल है बताइए, क्या अनस्टेबल है बताइए आप, क्या अनस्टेबल है बताइए सर, सब सैंक्शन करिए आप, कौन सा अनस्टेबल है बताइए आप, कहाँ अनस्टेबल है, कहाँ अनस्टेबल, कहाँ है बताए अनस्टेबल, कहाँ है अनस्टेबल बताइए, कहाँ है बताइए। तो तीन ओवैसी कह रहे हैं अनस्टेबल नहीं है, कहाँ है बताइए। बारे में भी एक बार ताली हो जानी चाहिए कि अनस्टेबल नहीं है। एक दुनिया चीन घुस रहा है। एक बात समझिए आप लोग, जो जितना मुझे नॉलेज है ना, अगर अरुणाचल प्रदेश में इसी तरह के तमाशे होते रहेंगे, याद रखिए आप, और जिस तरीके से डोकलाम में ब्रिज बन रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आ जाएगा चीन, तो चिकन नेक खुदा ना खास्ता हम लोग खतरा पैदा होगा। व्हाट कम ऑन। और एक बात, इस्लाम को ऊपर रखते हैं या संविधान को ऊपर रखते हैं? सवाल सुने आप। नहीं, ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाए, ये सवाल अमित शाह से क्यों नहीं पूछा जाता? आपको मुसलमान दिख गया बोलो। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप जिस प्रिमाइस से आते हैं, आपके दिल में बात क्यों पैदा होती है कि मुसलमान से पूछा जाए कि वतन के तुम वफादार हो या नहीं हो? क्या आप ये सवाल करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद से? क्या आप सवाल करेंगे अल्लामा फजल खैराबादी से? क्या आप सवाल करेंगे जौहर बरदरान से? क्या उन उलमाओं से सवाल करेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया था? ये क्या बात है बोलिए। 75 साल की आजादी मना रहे हैं, मगर आपके दिल में अभी भी एक कीड़ा है कि मुसलमान वफादार है या नहीं है। मैंने भारत के संविधान के ऊपर अल्लाह के नाम पर ओत लिया है। अब इससे बढ़कर अब मुझे आपसे वफादारी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि देश में मुझे अपने मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। मुझे देश के चप्पे चप्पे से मोहब्बत है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस सरजमीन पर रहूंगा, जब अल्लाह की तरफ से वक्त आएगा तो इसी जमीन में चला जाऊंगा। अब इसके बावजूद भी अगर आप मुझसे पूछा जाएंगे कि ये सवाल है क्या, इसमें क्या बुराई है? कॉमेडी है, मुझे अच्छे से देखिए। अल्कोहल से रागी साहब को ना परोसू खाना, क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है। इसमें क्या बुराई है ठीक है। मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ये लोग सात्विकता का इस वक्त पूरा पालन करते हैं। असीम वकार साहब, तो इसमें क्या बुराई है कि ये उन दिनों मेरे यहाँ पर जो है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई आप अपनी मिसाल मत दीजिए, आपकी मिसाल से कोई फर्क नहीं पड़ना है। गजब बेइज्जती है। मैं कह रहा हूँ कि 74% भारत में गोश्त खाते हैं लोग, और मुसलमान 14%, और भारत में गोश्त खाने वाले 74%, तो खाली हाथ धोया नहीं धोया, खाली 14% से पूछिए। क्या बात है सर। मिसाल तो पहले सोचा कीजिए, बात किससे करनी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होता है। वो कल अंग्रेजी में अपना एक ट्वीट मुझे पढ़ा रहे थे। बोल जो शोर से आप फिलिस्तीन का मुद्दा उठाते हैं, पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हो, मुस्लिम्स के खिलाफ हो, लेकिन जब हिंदुओं का होता है तो सबके गले से आवाज क्यों गायब हो जाती है? हाँ बेटा, ये पहली बात तो हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतना झूठ आपको फैलाना फैलाओ, लेकिन हम तो चाहेंगे कि बांग्लादेश में भी जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ जो आप लोग झूठा भरम रोज फैला रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही है। फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के जरिए, तो वहाँ के फैक्ट चेकर ने आप लोगों की भी फैक्ट चेकर ने चेक किया है कि अरे बाप, किस तरह से मुसलमान लोग जाकर मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, वो आप क्यों नहीं बता रहे? मुसलमान मदरसे के बच्चे जो पढ़ते हैं मदरसे में, वो जाके मंदिर के बाहर खड़े होके हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा कर रहे हैं, उनके घरों की रक्षा कर रहे हैं, ये भी बताओ। कोई शर्म। ताजमहल की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो। अच्छा, एक मिनट सुनिए। ताजमहल के अंदर मस्जिद है, मस्जिद नरेंद्र मोदी की होगी, असदुद्दीन ओवैसी की होगी। अच्छा, जो ताजमहल पे दावा कर रहे हैं वो सुन्नी वक्फ बोर्ड, वो उसका सीईओ कौन है, अपॉइंट कौन करते? जुफैर फारूकी साहब। जुफैर फारूकी साहब को बड़ी तारीफ कर रहे थे आप ही के चैनल पर लोग, जब वो 5 एकड़ जमीन मिली वो मस्जिद बनाना चाह रहे। अरे वो तो गवर्नमेंट का आदमी है, वो जाके कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? वो कर रहा है तो उनसे पूछिए ना। और वो जाकर कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। आप नहीं मानते, ठीक है, नहीं मानिए, वो कर रहे हैं। अच्छा, और एक बात,
सुनिए ना सुन्नी सर, वक्फ बोर्ड, जहाँ मजार है, जहाँ मकबरा उत्तर है, प्रदेश, सुनिए ना। एक मिनट मेरी बात, एक मेरे सवाल का जवाब दें। एक मिनट मैडम, एक मिनट मेरी बात को लीजिए कवर ना। कर दीजिए, मैं आपकी बात सुनता हूँ। आज मैं अरे मैडम, बोलने वाला है तो सबको बोलना पड़ रहा ना, सबको बोलना पड़ रहा है, सबको खुल के बोलना पड़ रहा है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात जो अंजना ओम कश्यप ने नहीं उठाई अपने प्रोग्राम में, आपको इंडिया अलायंस से पूछना चाहिए कि उद्धव ठाकरे के पूरे एमपीज भाग गए आज पार्लियामेंट से। जब इस पर डिबेट हो रही थी कोई नजर नहीं आया, पूरे के पूरे भाग गए। क्यों भागे भाई? इनको तो बोलना चाहिए था ना। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमने अपना हिंदुत्व मुसलमानों को बोल दिया। अरे तुम्हारा कौन सा हिंदुत्व है? तुम तो इस बिल पे बोलते ही नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है इससे बताओ? पूरा उद्धव ठाकरे की शिवसेना भाग गए पूरा पार्लियामेंट से, कोई नजर नहीं आया, कोई भाषण भी नहीं किए, जाकर आराम से बैठ गए कैंटीन में, बैठकर इडली डोसा बड़ा खा रहे थे, चना भटूरे। क्या हो रहा है ये? सबसे लड़िए आप, फिर कौन है आपके साथ? आपको अगर लड़ना है, सुनिए मैडम, अगर ये अच्छा सवाल किया। मोदी के खिलाफ नहीं, बोलते सुनिए, रहे, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, संविधान है, बाबा साहब ने बनाया। फिर ले आया, सबसे लड़िए। रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गुंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ, मैं इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूँ। बताओ, बोलो, शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए, अच्छे से सुनिए आप। कुछ एक्टर्स ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए, मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बना खना बनता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं जब कह रहा हूँ सोचो उस बात पर। मेरे सवाल का जवाब दें। जब अल्लाहु अकबर कहते ना तो उसके माने समझो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी खामोशी मुझे एक बार जोरदार तरीके से भारत माता की जय के नारे लगने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी भी मेरा साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। असदुद्दीन ओवैसी, आप पे भी कैमरा था उस समय। हाँ, मैं नहीं बोला तो मैं बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद बोलूंगा मैं। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। आप चीन नरेंद्र मोदी की कमजोरी को जान चुका है, क्योंकि वो आज के मौजूदा जमाने के रैम्बो और जेम्स बॉन्ड है। तो चीन ये जानता है कि अगर मोदी ये बोलेंगे कि चीन जमीन पर आ रहा है डेप्सांग डेमचौक में, तो उनके इमेज में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो मौजूदा रैम्बो है, जेम्स बॉन्ड है। एक बात देखिए, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि G20 की मेजबानी हम कर रहे हैं, तो हम हर एक G20 देश को पर्सनली इनवाइट करेंगे। अच्छा जी, वो अच्छा, जरूर वो इनविटेशन था जी, वो इनविटेशन था वो जी। 15 लाख का खुलासा है, उसको पूरा वीडियो देखिए। मालूम हुआ कि बाहर मुल्क से जो ब्लैक का पैसा हिंदुस्तान में आया वो 3,777 करोड़ रुपए, माशाअल्लाह। और 3,777 करोड़ रुपए को पूरे हिंदुस्तान में बांट दिया जाए, पूरी आवाम में बांट दिया जाए, पूरे सीमांचल के गरीबों में बांट दिया जाए, पूरे मुसलमानों में, ईसाइयों में, दलितों में बांट दिया जाए। आपको मालूम कितने पैसे आएंगे आपके अकाउंट में? देखिए कितने आएंगे? 18 रुपया। मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास अभियान के साथ विकास। नीतीश जी सीमांचल का गरीब आपसे पूछ रहा है 150 रुपए में दाल कैसा हो गई बिहार? बिहार में कितने करोड़ लगे हैं? सब कमेंट करके बताइए एक बार। 50,000 करोड़ क्या बोल रहे हैं तुम? मैं उससे भर के दे देता हूँ। हाँ, 50,000 करोड़ से बात बनने वाली नहीं है, उसे और अधिक करने की आवश्यकता है। 50,000 करोड़ क्या बोल रहे हैं तुम? मैं उससे भर के दे देता हूँ। वाह। अब वाह, क्या फेंके भाई। 50,000 को उससे भर के दे देता हूँ मैं। ऐसा करो, ऐसा करो। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद।
मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। बाबा को तीरती लाशें नजर नहीं आई। बाबा को बच्चे जो एग्जाम लिखने के लिए गांव से आ रहे थे, रात रात भर जाग कर रोड पर बैठा था तो पेपर लीक हो गया, तो बाबा को गर्मी सर्दी याद नहीं आई, क्योंकि बाबा गरीबों की तकलीफ को नहीं समझते। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गरीबों की तकलीफ को नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया इंडिया बनाया है। घर में घुस के मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। घर में घुस के मारिए ना, चीन को निकालिए। आपको हमको लेके जाइए, हम तो लद्दाख तक चलेगा आपके साथ, तो हमको ले जाइए डेप्सांग डेमचाक। आपको जब मोदी जी आपको लेके चले, हम भी जब बैठ जाएंगे हेलीकॉप्टर में कहीं कोने में, हम भी देखेंगे डेप्सांग डेमचाक में चीन है ही नहीं है। निकालिए चीन को, निकाल के फेंकिए वहां से आप। असल देखिए, अगर डेप्सांग डेमचाक से हम चीन को नहीं निकालेंगे तो सियाचिन हम खो देंगे, याद रखिए, और देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा उस वक्त। बात ही नहीं करते बीजेपी वाले डेप्सांग डेमचाक की। और वो जो तालाब जोड़ा पिक्चर में दिखा था, वो तालाब भी हम खो चुके हैं। अरे ओवैसी साहब, वो तो कह रहे हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसेगा। देखिए पंकज भाई, अगर घुसा था ना घुसेगा तो 16 राउंड की बातचीत क्या झकमराने के लिए हो रही है? चीन से बताइए, मिठाई खाने के लिए हो रही है? 16 राउंड की बातचीत इसी पे तो हो रही है। क्या बात, डिसएंगेजमेंट क्या हो रहा है बताइए, सब बातें हो रही है। झूठ बोल रहे हैं हम, आपको बोल रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस से बात साबित हो चुकी है कि चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा हुआ है। आप घुस के निकालिए ना, हम तो टाइट कर रहे हैं, मार के निकालिए। नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को एक तारीख दिन कहकर पार्लियामेंट में बहस करवाई। मुझे जब बोलने का मौका मिला, मैंने उस वक्त उठकर कहा था कि इस मुल्क में 22 जनवरी नहीं होता अगर कांग्रेस की जीबी पंत की सरकार इस मुल्क को आजादी मिलने के 1 साल के बाद जब बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर वहां पर उसकी बेहुरमती की गई थी, अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री मस्जिद को मुसलमानों के हवाले कर देता तो 22 जनवरी नहीं होता। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अगर राजीव गांधी की हुकूमत बाबरी मस्जिद के ताले नहीं खुलवाती तो 22 जनवरी नहीं होता। मैंने उठकर पार्लियामेंट में कहा कि अगर बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जो सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और उसी बुनियाद पर आप 22 जनवरी कर रहे हैं। तो का जनरल कौन था, उसका नाम बताओ। इब्राहिम खान उसका नाम था। और बीजेपी वाले बताओ कि शिवाजी महाराज के पास जो पूरा लॉ का ऑफिसर था, लॉ मिनिस्टर था, कौन था? खाजी हैदर उनका नाम था। इसको बोलते हैं। और जब छत्रपति शिवाजी से कहा गया कि खाजी हैदर है, मुसलमान है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि इंसान की काबिलियत उसके मजहब से नहीं होती, उसके काम से होती है। ये तमाम तारीख का हिस्सा है, मगर बीजेपी वाले कुछ अलग ही कैसेट बजाते हैं। Owaisi Hamisha real life finger history high kahade hand star struck. मगर हम हमारे मराठा भाइयों से अपील कर रहे हैं कि आप एक मर्तबा सुशील कुमार का साथ दीजिए। तो आपको पसंद आपने आप आज प्रेजेंट डे गवर्नमेंट पर सवाल करते हैं, आप जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर उनको भी सवालों के घेरे में खड़े करते हैं। तो ओवैसी साहब को पसंद कौन सा राजनीतिक? रुको जरा, सबर करो। बड़ा पर्सनल सवाल कर रहे हैं ये पर्सनल और मुझे घर वापस जाना है, तो मुझे अपनी बीवी पसंद थी इसलिए मैंने शादी की। तो पसंद उस हद तक रुक जाती है, उसके बाद कोई पसंद नहीं रहती है। और मुझे जुनून है अपनी पार्टी के लिए काम करने का, और मेरा मकसद एक ही है कि मैं जब तक मुझे अल्लाह जिंदा रखे मैं काम करूंगा। आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं मुझे मालूम, मोहब्बत है। क्या बात है सर, क्या बात है भाई। देश जिस जमाने में पुष्पमित्र संघा थे, जिस जमाने में मुगल थे, क्या संविधान था? नहीं। राजा रजवाड़ों में राइट टू इक्वालिटी थी? नहीं थी। नहीं। हमारे पास एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से हमको काम करना पड़ेगा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने साइन किया उस एग्रीमेंट पर, आज आप बोलते हैं हम नहीं मानेंगे उसको। देखिए, इसीलिए तो उनको मौका मिलता है कहने का। आप कहते हैं बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, वो कहते हैं ये बाबर की औलाद। नहीं, मैं देखिए यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। सुनिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा डीएनए करा लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का भी करा लीजिए, आरएसएस के लोगों का करा लीजिए। कौन आर्यन है और कौन इस देश का है मालूम हो जाएगा आपको। ये आर्यन कौन है भाई? भाई मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन थोड़ी हूँ। मेरे सवाल का जवाब दे। तो क्या फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी नाथुराम गोडसे के स्पोक्स पर्सन है?
अगर मैं बाबर का स्पोक्स हूं तो आप बन जाइए उनके स्पोक्स पर, आप नाथुराम गोडसे के स्पोक्स पर्सन बन जाइए। आखिर मेरा क्या ताल्लुक बाबर से? भाई देश उस यकीनन करेंगे इंशाअल्लाह ताला प्रकाश अंबेडकर साहब की ताईद अकोला में। अभी इम्तियाज जलील साहब ने कहा, वो महाराष्ट्र के सदर हैं, वो फैसला ले सकते थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की ताईद अकोला में करें, यकीनन करेंगे इंशाअल्लाह ताला प्रकाश अंबेडकर साहब की ताईद अकोला में। क्यों नहीं करेंगे? हमारा अलायंस उनसे था, अब नहीं है, मगर हम वो सोच रखते हैं कि दलितों की भी सियासी लीडरशिप बने। और अगर प्रकाश अंबेडकर साहब के कोला से कामयाबी होती है तो यकीनन इसमें पूरे दलित समाज का, वंचित समाज का फायदा होगा। मैं यहां से ठहर कर हमारे अकोला के मजलिस के जिम्मेदारों से ये गुजारिश करता हूं कि आप प्रकाश अंबेडकर साहब के हक में ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। किन किन चीजों को बांटोगे आप देश में? किस किस चीज का नामकरण करेंगे? हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। हमारी यात्रा हमारे यहाँ एक पवित्र यात्रा है जिसमें हम लहसुन प्याज तक जो है नहीं खाते हैं, वर्जित है हमारे यहाँ। तो इस स्थिति में हम थूक जिहाद को कैसे स्वीकार कर लेंगे? जिस प्रकार से आप गन्ना के जूस में थूक करते हैं, फ्रूट में थूक करते हैं, अन्य खाद्य पदार्थों में थूक करते हैं, आप जो है हलाल चस्पा करके जो है सामग्रियों को वितरित करते हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ हम शुद्ध सत्य सनातनी हैं और हम पवित्रता के आधार पर ही अपना कोई पर्व और त्योहार मनाते हैं। मजहब के नाम पर देश को बांटना, देश और समाज के अंदर दूरी पैदा करना, ये देश और समाज के लिए हानिकारक है। और मैं मानता हूँ कि जो हमारे मुख्य ऑर्डर है उत्तर प्रदेश बड़े ही अदब एहतराम के साथ चल रही है दोस्तों, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अम्मा सलाम। एक है तो ये हाल है, दो चार है तो क्या रहेगा? सुनिए दोस्तों, अभी अम्मा खाला का किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैं अब इलेक्शन में कैंपेन कर रहा था, तो अब जाते ना घर पे जाते, अब बोलते मिलो मिलो, मेरा सवाल है खाला तो मजलिस को वोट दीजिए। उधर से आवाज आई, हाँ असद मेरे को खाला पुकार रहे तुम। मैं बोला अम्मा। बोले तो अम्मा बोल रहे, नहीं पहचाने मेरे को? बोला आंटी आपको कैसे पहचानूंगा मैं तो बाहर खड़ा हूँ। बोले भूल गए निजाम कॉलेज से मेरे साथ पढ़े थे तुम, मैं साथ आता हूँ अभी। बोला पाशा बात तो सही है। अब मैं बोला क्या पुकारूं आपको? बोले कुछ नहीं पुकारना, जाओ 11 को वोट पड़ेगा। मैंने ओके भागो। बहुत खुशी हुई मुझे। श्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जिन लड़कियों को हिजाब पहनाकर आप कैद करना चाहते हैं, अच्छा सुनिए, करना चाहते हैं। ना कैद नहीं है, देखिए कोई कैद नहीं है। अच्छा बीजेपी की कोई मुस्लिम मीटिंग होती है ना, आप 200-300 बुरखा पहने लाके बिठाते हैं। हाँ? क्या वो क्यों बिठाते आप उनको? ये दिखाने के लिए देखो हमारे साथ। अच्छा वो जो लाके बिठाते हैं वो देश को दिखाने का नहीं है, वो दिखाना है गल्फ के बादशाहों को। हमारे साथ मोदी जो मुसलमान है, अमेरिका को दिखाने के लिए। अरे भाई अगर आप मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो इनको एमपी बनाइए ना, एक टिकट दीजिए, एक एमपी बनाइए, मिनिस्टर बनाइए। आप वो नहीं करते। वो कह रहे थे हम लड़कियों को इज्जत देते हैं, हम लड़कियों को लिबरेट करना चाहते हैं, उनको बड़ा बनाना चाहते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे। को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। और हमसे कहते हैं ये बीजेपी के लोग कि पार्लियामेंट में मजलिस के 2 एमपीज ने खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, मगर मैं और इम्तियाज जलील ने, हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह।
फलस्तीनियों की तायीद के लिए हमने प्रोटेस्ट किया। भारत सरकार, मोदी सरकार ने खुद फलस्तीन का एक स्टैंप निकाला। मैं हेमंत शर्मा से एक रिक्वेस्ट करूंगा, चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा, चाक हम खो चुके हैं। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 22 पर हम नहीं जा सकते, वहाँ के एसपी ने कहा मोदी जी के सामने। तो मैं हेमंत बिस्व शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया तुमको जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम RSS का पैंट पहनकर लट लेके मत जाओ। मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे और रजत शर्मा को कैमरा के साथ डेप्सांग डेमचाक लेकर चल जाओ। हम देखना चाह रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है। कितना कर दो, बस इतना कर दो। आप वो भी नहीं करते। तो हेमंत बिस्व शर्मा बोलते हैं ज्यादा, उनको लगता है कि अब मैं सेकंड अमित शाह बनूंगा। बीजेपी में ख्वाब देखना गुनाह है, इतने बड़े ख्वाब थे उनको शायद नहीं। मंजलिस पर लोग गालियां देते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। इल्जामात लगाते, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अल्लाह जानता है मेरे दिल का हाल, क्योंकि मैं मरने के बाद मेरे अमाल का जवाब मैं दूंगा। मेरी खबर में कोई मंजलिस पर लोग जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और ये मामला तूल पकड़ गया। बीजेपी के एक प्रमुख अमित मालवीय इस पर काफी अफेंड हो गए और कहा, ओवैसी को संसद से बाहर किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने विदेशी राज्य फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा दिखाई है। मालवीय ने संविधान के अनुच्छेद 102 का हवाला दिया और लोकसभा सचिवालय को टैग कर तुरंत कार्रवाई की मांग की। ओवैसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और कहा, मैंने संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया है। दूसरे सदस्य भी अलग अलग बातें कहते हैं। मैंने सिर्फ जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कहा। इसमें क्या गलत है? बीजेपी नेताओं ने ओवैसी की इस हरकत को पूरी तरह गलत बताया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हम किसी देश से दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन शपथ लेते समय किसी दूसरे देश की तारीफ करना सही है या नहीं, ये जांच का विषय है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए पूछा, क्या ओवैसी भारत माता की जय भी कह सकते हैं? उन्होंने ओवैसी के बयान को संविधान विरोधी और संसद के नियमों के खिलाफ बताया। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि ओवैसी ने कुछ गलत किया या बीजेपी का विरोध सही है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मगर रोजगार सुनिएगा दोस्तों, मंदिर रोजगार थोड़े देगा। जय भीम, जय भीम, तकबीर, अल्लाह अकबर। अरे देवा, यहाँ से देखिए, समझ रहे हो? सच बोलने वाले कभी पसंद नहीं आता। वो कहते हैं इनका स्मृतियों में लेकर के क्या करोगे रामकृष्ण का, और अभी राम मंदिर बन रहा है, इससे क्या नौकरियां मिलेंगी, इससे क्या जॉब मिलेंगे, है ना? इतनी बड़ी मूर्ति खड़ी कर रहे हैं। तो मैं हम लोगों से हमेशा ये बात कि जो अम्बेडकर जी चौराहे पर खड़े हैं ऐसे उंगली करके, तो वो सामने वाली सड़क पर रोजगार मिलते हैं क्या? अम्बेडकर जी के जितनी प्रतिमाएं हैं वो खड़ी हैं, वो क्या मल्टीनेशनल कंपनी में काम देने का काम करती हैं? तो मनुवादी व्यवस्था है, वो उत्तम व्यवस्था है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। बनाइए, आप वो नहीं करते। वो कह रहे थे हम लड़कियों को इज्जत देते हैं, हम लड़कियों को लिबरेट करना चाहते हैं, उनको बड़ा बनाना चाहते हैं, वो फौज में जाएं, वो डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने। अच्छे से सुनिए। आप जब गोली मार रहे हैं, आप जब बुलडोजर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप महिला के नाम पे घर इलाहाबाद का पति को नोटिस देके घर तोड़ देते हैं, तो आपकी कौन सी बातों पर हम यकीन करेंगे? सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहां तक है। हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और जैसे आपका स्वभाव है, आपकी फितरत है, आपने बेबाकी से जवाब दिए, किसी चीज को टालने की कोशिश नहीं की। बनाइए, छत्रपति शिवाजी महाराज की संतुष्टि ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण को फतह किए तो कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने लाई गई थी, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी बहू की तरह है और उसको इज्जत के साथ वापस भिजा दिया। बोलो बीजेपी वालों, RSS वालों, जब आगरा के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज निकलकर भागे, वहां से निकले, दोस्तों, तो कौन उनके साथ था? मदारी मेहतर उसका नाम था, वो मुसलमान था। जब छत्रपति में हम एक दो सवाल ले सकते हैं सर? ओवैसी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अक्सर कहते हैं कि हिजाब वाली लड़की को देश की प्रधानमंत्री
के रूप में आप देखना चाहते हैं, तो आप ऐसा ही क्यों चाहते हैं? ये जो बताया जा रहा है कि भाई हिजाब पहन लिए तो दिमाग पर कवर हो गया, नहीं, दिमाग पर कवर नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां बड़ी बैकवर्ड हैं, ऑप्रेस्ड हैं, उनका दिमाग खराब है। अगर ऐसा होता तो यमन की एक मुस्लिम महिला हिजाब पहने, उसको नोबेल प्राइज दिया गया, उसको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि जो सबसे कमजोर है मुस्लिम लड़कियां उठे। और अगर आप कभी हमारे शहर को आएंगे, आप देखेंगे कि बुलेट मोटरसाइकिल हिजाब पहनकर, हेलमेट पहन के चलाते हैं लोग, पहन के चलाते हैं। मुझे भी ताज्जुब हुआ कब देखकर, है बुलेट चला रहे हैं। बोले क्यों, तुमको तकलीफ हो रही है? मुझे जवाब मिला, मुझे नहीं, बहुत खुशी हुई मुझे। फिर योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जिन लड़कियों को हिजाब पहनाकर आप कैद करना चाहते हैं, उन्हें हम करने में हम साहब, ये सच है कि आपका राजनीति मानने का कोई इरादा नहीं था, आप तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे। जिंदगी में मुकद्दर के फैसले आप और हम नहीं करते, वो करने वाला ऊपर वाला होता है। तो हाँ, एक उस जवानी में एक ख्वाहिश थी कि क्रिकेटर बने। फिर बुजुर्गों ने समझाया कि आप पढ़िए, तालीम हासिल करिए। तो हमने हमारे वालिद की बात को माना और फिर तालीम हासिल करने के लिए चले गए। वो मैच याद है आपको जिसमें आपने 6 विकेट ली थी? हाँ, वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी वर्सेस बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का इंटरवर्सिटी फाइनल था उस्मानिया यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, और हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ओपनिंग बॉलर थे। तो मैच में मैं 6 विकेट लिया और दूसरी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से वेंकटेश प्रसाद ओपन कर रहे थे बॉलिंग, तो उनको शायद 1 या 2 विकेट मिले। वो साउथ जोन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं हुए, मैं सेलेक्ट हुआ था। साहब, ये बात नहीं बोलते आपको। अगर आप ऐसा सेलेक्टिवली बोलेंगे, सर मैं भी थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा हूँ, तो शिवाजी के पीछे खड़े वाले मुसलमान पढ़ पाएंगे। अच्छा, और शिवाजी ने क्या किया? अफजल खां को मारने के बाद कहा कि इस्लामिक धर्म के लिहाज से इसकी खबर बनाओ। माशाअल्लाह, ये शिवाजी का बड़ापन था। तो इसीलिए तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ बड़ापन देखिए, खबरों को मिटा दिया जा रहा है, ये बड़ापन है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जैसे शिवाजी के पीछे मुसलमान खड़ा था, मोदी के पीछे वैसे ही खड़ा हो जाए। झगड़ा खत्म हो जाएगा। देखिए, एक बात सुनिए, समंदर के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते। समंदर के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते। मैं किसी के पीछे खड़े होने के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरा देश का प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ खड़ा रहे, और उस जनता के साथ जो सबसे पिछड़े हैं। रेवड़ी नहीं है, ये कम्युनलिज्म नहीं है। क्या नहीं, सुनिए आप, ये तो महाराष्ट्र की सरकार भी कर रही, दिल्ली की सरकार भी, सब कर रही है। ये क्या है फिर ये? और आप उसमें क्या कर रहे हैं? एक दरगाह, एक मस्जिद, अरे ये क्या है भाई? ये मेरे सवाल का जवाब दें दोस्तों। वन साइडेड फैसले ले रहे हैं आप। तो संविधान पे ओत लिए ना, तो आपको सबको बराबर ट्रीट करना है। आप एक रिलीजन के कैसा हो सकते वहां की सरकार? मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से, मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है। सवाल ये है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी की आप जब बात करते हैं, आपको सूट करता। फिर जब माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात आ रही मस्जिद की, तो आप मस्जिद का प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रहे? अगर वो मस्जिद पे हमला नहीं होता, किसी और की रिलीजियस प्लेस पे हमला होता, तो अब तक आप लोग क्या करते? आपकी हर टीवी चैनल पर आप लोग शुरू करते, रेडिकलिज्म हो रहा है, अपीसमेंट हो रहा है, हम इसको दबा देंगे। अब तक कितने बुलडोजर घर तोड़ दिए जाते अब तक। अपनी देश इंडिया के हर एक भाई जब अपनी मजहब को समझेंगे तभी दूसरे के मजहब की खबर करेंगे। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी आप फराज शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्व गुरु? अपनी देश इंडिया के हर एक भाई जब अपनी मजहब को समझेंगे तभी दूसरे के मजहब की खबर करेंगे। फेसबुक करे, कितनों का अरेस्ट करे आप? हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशे बने बैठी हुई है। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, MIM पार्टी कैंडिडेट्स को अब कामयाब करिए। कोई तो आवाज उठाए ना। अच्छी बात है। वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। महाराष्ट्र में मस्जिद में जो अटैक हुआ है, ये एक किस्म से टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर। बेशक। और
6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि किसी के मौजूद माइन किसी और के मौजूद को बुरा नहीं कहा गया। बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मेरे सवाल का जवाब दे दोस्तों। डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाजों को। जो वहां पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया और अब पुलिस तमाशाई बनी बैठी है। तो ये पूरा एनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोलिए, वहां की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की जो जय फिलिस्तीन आपने कहा, इससे कई लोग आहत हैं, जो ऐसे लोग भी आहत हैं जो रेडिकल नहीं है। तो कि हम क्या सवाल है, जाने वाले हैं, आपको कुछ आपका दिल खुश करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। किस लिए आते हैं यहाँ पर? ताली बजाने के लिए आते हैं। दूसरे देश की जय क्यों लगनी चाहिए? छोड़िए, हम अंदर बोले, आपको क्यों बोलेंगे? आपका आप कायम है अपने अंदर जो बोले हैं वो बोले हैं। अब आपको अगर लगता है कि जो आपकी जो हम बोल रहे हैं आप पसंद नहीं आ रहा, तो हम कोई बात दीजिए। अगर यही होना है तो हमारी जबान तो खामोश होने वाली है। Awasi ke Jason Jawab Godi Media Co Our Boy Desakta High Cal question mark. तस्वीर तुम्हारी आंखों में। Awasi एक बहादुर 100 बुज़दिलों से बेहतर है। टीपू सुल्तान का शेर याद आ गया। एक बहादुर 100 बुज़दिलों से बेहतर है। Mir Sawal Ka Jawab Juraden. मेरा वो थोड़ा फेमस हो गया पूरी दुनिया में। आप लोगों ने, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। मैं सुना है कोई ठहरो, इम्तियाज जेल मेरे को पैगाम भेजा है। असद भाई आप वोट लिए और बहुत अच्छा लिए, तो मैं उनको मैसेज करा, यार इम्तियाज तुम्हारी कमी बड़ी महसूस हो रही है। यकीन है मेरे को कमी महसूस हो। हम दो थे भाई, मेरे सवाल का जवाब दे भारी थे हम लोग, मगर ठीक है। Awasi ki baat kuch wagan ko kiyan samaj nahi hati hai. करेंगे। मैं पहले भी 15 साल अकेले था और अपनी जितनी मुझसे कोशिश हो सकती है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, अपनी बात को रखूंगा। मगर सवाल यह है कि नुकसान किसका हो रहा है, किस कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है, किस समाज को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका रोक रहे हैं। इतना बड़ा प्रदेश है ये, भारत का दूसरा बड़ा प्रदेश है, फाइनेंशियल कैपिटल पूरा देश का इस प्रदेश में है, और वहां से आपका एक मुसलमान। Nagar हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, मैं हमारे दलित भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, हमारी माँ और बहनों से कहना चाह रहा हूँ, जो हिंदुस्तान में हमारे अपाहिज है, विकलांग, उनसे कहना चाह रहा हूँ, आप अगर किसी भी मजहब के होंगे, आप दारुस्सलाम को आइए, हम आपका इस्तकबाल करेंगे। हम काम करने में ये नहीं देखते कि कौन किस मजहब का। मेरे भाई, मैं हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि आप जानते हैं दारुस्सलाम में जब आप आते हैं, तुम आपके चेहरे को नहीं देखते कि आपके चेहरे पर तिलक है या नहीं है। हम आपका नाम नहीं पूछते, हम ये देखते कि अल्लाह ने मुझे यहाँ पर बिठाया है उसकी मखलूक की खिदमत करने के लिए, और मुझे काम करना। वज़ीर आज़म को ओहदा मिल गया तो उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे कि मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। ये इनका सबका साथ, सबका विकास है। मेरे भाई लालू जी, आपने वीडियो बनाया था ना 26 तारीख को, हम कल जा रहे हैं पाटलिपुत्रा को, और लालू जी याद रखिए, हम आपका कर्जा नहीं रखेंगे बाकी इंशाअल्लाह ताला। बहुत कर्जे आपके हम पर है लालू जी, तेजस्वी तुम्हारे भी बहुत कर्जे हम पर है। 4 तुमने हमारे विधायक को खरीद लिया, अभी तो कर्जा उतारेंगे तेजस्वी, बहुत दर्द होगा तुमको, बहुत दर्द होगा। तुमने हमारे 4 विधायकों को, उन जमीर बेचने वालों को तुमने खरीद लिया था ना, अब हम तुमको बताएंगे कैसा काम होता है। क्या हुआ? वीडियो अच्छे से सुनिए दोस्तों आप लोग। कि मक्कारी से बाबरी मस्जिद ले ली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना, अगर आप पूरा फैसला पढ़ेंगे सर, तो उसमें फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट को नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, हम उसको जो गलत मानते हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फेथ की बुनियाद पर दे दिया। फेथ की
बुनियाद पर आप दे देंगे तो फिर उसका कोई रोक टोक ही नहीं है। अब वैसे साहब हो गया ना, फैसला हो गया, वहां पर इतना भव्य राम मंदिर बन गया, लाखों लोग वहां जा रहे हैं, अब छोड़िए उसको कहां। यही बात आप उन यहूदियों से कहिए जिसको हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया था। वो 1930s की दास्तान को 2024 तक बोलेंगे। मैं भी बाबरी मस्जिद को दास्तान को मेरे मरने से पहले मेरे औलाद को बोलूंगा कि तुम भी बोलते रहना, क्योंकि जिस तरीके से मस्जिद को छीना गया उस तरीके से हम दोबारा मस्जिद को नहीं खोना चाहेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा जवाब दिया है, एक बार सुनिए आप पैदा हुई हैं। सवाल ये किसके इशारे पर पैदा हो रहे हैं, ये समाज में टेंशन पैदा। एक प्रॉब्लम ये है कि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है और उनको दिखाना पड़ता है अपने आप को कि मैं सबको साथ लेके चलता हूं। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है और उनको लगता है कि पोस्ट मोदी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो उनको ये लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ता है। और बार बार देखते शिवाजी के बारे में। शिवाजी जब आगरा की फोर्ट से भागे थे, मुसलमान के साथ भागे थे। शिवाजी की जो तोप का जो जनरल था मुसलमान था, शिवाजी के पास मुसलमान थे। लेकिन शिवाजी जी जिसका पेट फाड़ा था वो भी मुसलमान था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही करे। मगर रजत जी अभी थाली मार लिए। सुनिए, जब शिवाजी अफजल खान को खंजर घोंप रहे थे तो शिवाजी के पीछे तलवार लेकर कौन खड़ा था? मुसलमान खड़ा था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा। एक और प्रश्न है और वो ये है कि शपथ ग्रहण के दौरान आपने जय फिलिस्तीन कहा और आपके खिलाफ केसेस हो गए हैं। लोग बात बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी भी दूसरे राष्ट्र को मना करता है। क्या केसेस हुए हैं, क्या केसेस हुए हैं, अब देख लेंगे ना। आजकल 1 साइड क्या 1 क्या है, 1 क्या है बताइए। दूसरे राष्ट्र अमेरिका का डेलीगेशन आता है धर्मशाला को, वहां पर लोगों को आप कहते हैं अमेरिका का फ्लैग उठा के ठहरो। भारत का नागरिक अमेरिका फ्लैग उठाएगा? हमको संविधान सिखा रहे हैं, लीजिए एक्शन जो लेना है हम तैयार हैं उसके लिए। जाएंगे, जनता में जाना पड़ा। अगर आप अपनी हदगर्मी दिखाएंगे डिक्टेटोरियल काम करिए ना। कौन कर रहा है? संविधान हमको थोड़ा वो आता है। ये गया है कौन पूछेगा? यहाँ चेयर से जब पूछा जाएगा तब बोलेंगे। अभी कौन पूछेगा? मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, बोलो किसका सौदा किया? क्या मैंने अपनी जान का सौदा किया था? क्या मेरे घर में भी बच्चे नहीं है? क्या मेरे पास मेरी ज़ईफ मां नहीं है? 24 घंटे के अंदर मैं निकला, मैं जाऊंगा यूपी को। बताओ किस लिए निकला? क्योंकि मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास है। मुझे मालूम कि अल्लाह ने मुझे मुकाम दिया है, मुझे उसकी जिम्मेदारी को निभाना है। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मगरबी बंगाल में, ये आने वाले कल के लिए लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में शायद ना मिले, मगर कम से कम मैं उस सख्त जमीन को नरम करके छोड़ दूं। उस जमीन को जो पहाड़ है उनको उखाड़ कर फेंक दूं। उस जमीन में जो नासूर है उसको निकाल कर फेंक दूं। उस जमीन में जो जहर है उसको निकालूं। उस जमीन में जो सांप है उसको हटा